बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बहस इस बात पर हो रही है कि मुल्क में इंतखाबात कराए जाएं या एक टेक्नोक्रेटिक केयरटेकर गवर्नमेंट आके मुल्क को पहले संभाले। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और बहुत बड़ा तबका मीडिया का, और मैं देख रहा हूं बाज रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी इस बात पर पूरी तरह कन्विंस्ड हैं कि मुल्क में इलेक्शन तमाम मसाइल का हल है। मुल्क में इंतखाबात करवाए जाएं और उसके बाद इख्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाए। जाहिरन ये देखने में बात तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे बताइए कि क्या आज इख्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में नहीं है? पाकिस्तान में जितने भी इस वक्त वज़रा हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामान हैं, सूबाई या मरकजी हुकूमतों के, क्या वो सब इलेक्टेड नहीं है? क्या वो सब मुंतखब होकर इलेक्शन से वोटों के जरिए पाकिस्तान के निजाम के रास्ते से इख्तिदार में नहीं पहुंचे? क्या ये सब 2007 के इलेक्शन से आगे उठा लीजिए, 2007 वाला, फिर 13 वाला, फिर 18 वाला, क्या ये तीनों सियासी जमातें आजमाई नहीं जा चुकी? 2007 में मैंने एक टेलीविजन सीरीज की थी, आज 15 साल पहले की बात है, बच्चों को याद भी नहीं होगा, जिसका नाम था खिलाफत राशिदा। उसमें हमने इस्लामी फलाही रियासत का मॉडल दिया था और यह बताया था कि पाकिस्तान का ये एंग्लो सैक्सन निजाम, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसको लामा इकबाल ने फरमाया था कि ये जुल्म और इस्तबदाद का देव है जो पांव मारता चला आ रहा है और तुम उसको आजादी की नीलम परी समझते हो। उन्होंने वही फ्रीडम का लफ्ज इस्तेमाल किया था, आजादी, जिसको आज ये नारे मारते फिर रहे हैं कि हम लेकर रहेंगे आजादी, जमहूरियत के जरिए ये आजादी लेंगे। और इकबाल ने एग्जैक्टली यही अल्फाज इस्तेमाल फरमाए थे कि जिसको तुम आजादी की नीलम परी समझते हो, उसका चेहरा तुम्हें रोशन नजर आता है, अंदरून इसका चंगेज से तारीख तर, जिसमें इंसानों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। और इकबाल ने जमहूरियत की जो जड़ उखाड़ी है, फरमाया 100 गधों की अक्ल भी जमा हो जाए तो एक इंसान के बराबर नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि हम अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी पर अमल करें और अंग्रेज की छोड़ी हुई बाकियात पर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एंग्लो सैक्सन लॉज और ये नापाक फिल्थी जमहूरियत जो पाकिस्तान को डुबो चुकी है, अब हम इसको डुबोकर गर्क कर दें और पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाने की जानिब मजबूत कदम उठाएं। 2007 में हमने वो प्रोग्राम किया था और उस वक्त हमने आइडिया दिया था कि पाकिस्तान को एक टेक्नोक्रेटिक केयरटेकर गवर्नमेंट की जरूरत है। पाकिस्तान से प्यार करने वाले बेहतरीन 15-20 लोग आप पूरे पाकिस्तान से जमा करें, पाकिस्तान के सारे पॉलिटिकल प्रोसेस को आप रोक दें। आप पहले बेहतरीन लोगों की एक टीम इकट्ठी करें पूरे पाकिस्तान से और सख्त तरीन एहतसाब करें। पहले पाकिस्तान के अंदर कम से कम 5-6 हजार लोग ऐसे हैं जिनका सख्त तरीन एहतसाब होने की जरूरत है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी हैं, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी भी है, पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स भी हैं, पाकिस्तान के जजेस भी हैं, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस टाइकून्स भी हैं जो कि माफियाज के साथ शामिल रहे हैं। और यही 4-5 हजार लोग हैं कि जो बार बार इलेक्ट होके इलेक्शंस में हिस्सा लेकर, खरीदो फरोख्त करके, यही या इनके जो एजेंट्स हैं या इनके जो अपॉइंटेड लोग हैं, वही लोग पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। हमारा आइडिया यह था कि पाकिस्तान को 3 साल के लिए पेट्रियोटिक टेक्नोक्रेटिक केयरटेकर गवर्नमेंट की जरूरत है जो सख्तरीन एहतसाब करे, निजाम को तब्दील करे। ये निजाम जिसमें ये पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट में सिर्फ इसलिए आते हैं कि इन्होंने जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट की होती है, 1-2 करोड़ रुपया लगाया होता है इलेक्शन से पहले, उसको इन्होंने 100 गुना मुनाफे के साथ वापस लेना होता है। सिर्फ अगर आप इनकी तनख्वाहें और पर्क्स देखें, ये 5 साल के अंदर ये पार्लियामान जो है, हमें तमाम सूबाई असेंबलियां और हमारे नेशनल असेंबली और उनका प्रोटोकॉल, इनके पर्क्स और इनकी तनख्वाहें और उनके बिजली के बिल मुफ्त और इनका पेट्रोल और इनके पार्लियामेंट लॉजेस के खर्चे और उनके एयर टिकट 200 अरब रुपए के पड़ते हैं कौम को ये हर 5 साल। और धेले का काम ये नहीं करता है। ये सब अरबपति हरामखोर हर महीने 30-40 अरब रुपया खा जाते हैं सिर्फ अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और तनख्वाहों में, जो काम इन्होंने धेले का नहीं करना होता।
और ये सब के सब आप जानते हैं कि परले दर्जे के मक्कार, फरेबी, धोखाबाज, लोटे, बिके हुए बेगैरत दुश्मनों के लिए काम करने वाले। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इसी तरह की हैं। आप किसी भी पार्टी को ले लें, सबके सरबराहान आपके सामने हैं। जरदारी हो, नवाज हो, फजलू हो, चकजई हो, असफंदियार वली हो, इमरान खान हो, अल्ताफ हुसैन हो। इसमें कौन सी पार्टी ऐसी है जो पाकिस्तान की मुहिब्बे वतन है, जिसमें काबिल और समझदार और निगाह बुलंद और सुखन दिल नवाज जो लोग रहते हो, बसते हो, और वो पाकिस्तान को संभाल सकें। 2007 में हमारे आइडिया को किसी ने कबूल नहीं किया। एक तूफान मचा हुआ था कि इलेक्शन कराना है, जमहूरियत को चलना चाहिए। मुशर्रफ का दौर खत्म हुआ था, जाहिर है वो पागलपन तो था ही जब डेमोक्रेसी का उस वक्त। 5 साल कौम ने जरदारी को और इफ्तिखार चौधरी को और कियानी को भुगता। फिर हमने दोबारा, जनरल राहील का वक्त था, दोबारा मैंने ये आइडिया फ्लोट किया कि इस इलेक्शन को न कराएं, टेक्नोक्रेटिक केयर टेकर गवर्नमेंट ले आए। ये जमहूरियत नहीं चलेगी, ये पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करके रख देगी। मगर 2013 में भी इलेक्शन कराया गया, फिर नवाज शरीफ आ गया, वो 5 साल चला। उसके बाद 2018 में हमने ये कैंपेन बिल्ड की कि प्लीज इलेक्शन ना कराएं, टेक्नोक्रेटिक केयर टेकर गवर्नमेंट ले आए। लेकिन उस वक्त इमरान खान का भूत सवार था पूरी कौम पर, हत्ता के फौज के ऊपर भी बाजवा और फैज की क़यादत थी। और इन 3 आदमियों ने, इमरान, बाजवा और फैज ने प्लान बनाया था जो इनके पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट का, कि हम इलेक्शन करा के इमरान को ताकत में लाएंगे। एक डील कर ली गई थी इनसे कि ये बाजवा को 6 साल तक एक्सटेंशन देंगे, उसके नतीजे में फैज प्रमोट हो जाएगा, फिर फैज चीफ बन जाएगा। और जिस तरह इन्होंने धांधली करके 2018 में इमरान को जितवाया है, इसी तरह 2024-23 के इलेक्शन में भी ये इमरान को जितवाएंगे। 2028 तक फिर ये दोबारा हुकूमत करते रहेंगे। ये पूरा एक प्लान बना चुके थे। एक ट्राइको था जिसने डिसाइड किया था कि हम, कैरियर प्लानिंग हो चुकी थी, उन्होंने अपनी प्रमोशन डिसाइड कर ली थी, इन्होंने एक्सटेंशन ले ली थी, इन्होंने अगले 5 साल का इक़्तिदार ले लिया था। मगर जब इमरान 2018 में आए तो इसके पास कोई टीम ही नहीं थी। आपने देख, उस वक्त पीटीआई वाले हमसे कहते थे कि एक इलेक्शन करा के देख लें, अगर इमरान डिलीवर ना कर सका तो फिर हम आपकी बात मान लेंगे और टेक्नोक्रेटिक केयर टेकर को हम सपोर्ट करेंगे। इमरान का भूत भी उतर गया कौम पर जल्दी। इनके पास टीम ही नहीं थी, ये काम किससे करते। पूरी दुनिया में तूफान मचाया हुआ था कि असद उमर एक विज़र्ड आएगा और माइशत ठीक कर देगा। 4 महीने बाद उसको निकाल कर फेंका। आईएमएफ के पास चले गए। पहले कहते थे मैं खुदकुशी कर लूंगा, अगर आईएमएफ के पास गया, फिर आईएमएफ के पास चले गए। आईएमएफ ने शर्तें ऐसी लगाई कि पूरी इकोनॉमिक हिटमैन की टीम, माशी दहशतगर्दों की टीम लाकर बिठा दी। बाकर रजा, शब्बर जैदी, हफीज शेख, जहांगीर तरीन, जो एक और इनका जो भी था, यानी ईच वन ऑफ देम वाज एन इकोनॉमिक हिटमैन। पाकिस्तान का स्टेट बैंक ही फरोख्त कर दिया इन्होंने, आईएमएफ को दे दिया। क्लेम करते हैं कि मुल्क में हमने बड़े फलाही प्रोग्राम चलाए, ये सारे पैसे बिल गेट्स दे रहा था। और उसके बदले बिल गेट्स ने इनसे क्या लिया कि पूरी कौम को जहरीले टीके लगवाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तो ये खुद एजेंडा कोऑर्डिनेटर थे। जिनके जिम्मे ये जिम्मेदारी थी कि क्लास शॉप का जो प्लान पूरी दुनिया को इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन का, ग्लोबल रीसेट का है, उसको पाकिस्तान में नाफिज करें। ये इन्होंने पूरी तरह नाफिज किया, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। लॉकडाउन भी लगाए, तालीमी निजाम भी तबाह कर दिया। फिर वो बाजवा डॉक्ट्रिन जिसके तहत कश्मीर भारत को फरोख्त करना था, जिसमें ये शामिल थे, जिसके तहत अफगान तालिबान से ताल्लुकात खराब करने थे, जिसके तहत दहशतगर्दों को लाकर पाकिस्तान में आबाद करना था, ये सब इन्होंने किया। कोई डिनाई नहीं कर सकता आप इसको। ये मासूमियत प्रिटेंड नहीं कर सकते कि मैं मासूम था, मुझे पता ही नहीं था। आप हर अमल के गुनाह में शामिल थे। आप प्राइम मिनिस्टर थे, आप तकरीरें करते फिरते थे कि मैं जिम्मेदार हूं, आईएसआई और फौज मेरे मातहत हैं और हम सब एक पेज पर हैं और सब मिलकर फैसला करते हैं। ये आप ही की बयानात हैं, आपके खिलाफ शहादतें हैं ये। अब आप मुकर नहीं सकते कि मैं मासूम था, बेबस था, बेगुनाह था, मुझे तो पता ही कोई नहीं था, मैं तो रोटी को चूची कहता था, तो इन लोगों ने आके जो कर दिया, बाजवा ने कर दिया सब कुछ, मुझे तो पता ही कुछ ना लगा। यू कांट से दिस नाउ, फॉर गॉड सेक। इतने कम अज कम गैरतमंद बनने की कोशिश करो कि अपने गुनाहों को ओन कर सको। प्रिटेंड ना करो कि मैं मासूम था, मुझे कुछ नहीं पता था। बाजवा तुम्हारे नजदीक गद्दार था, उसी गद्दार को तुमने एक्सटेंशन दे दी। और फिर यहां तक पहुंच गए कि जब पता लगा कि बाजवा ने साइड चेंज कर ली है, तो आपने फिर ऑफर की, एक्सटेंशन की उसको, कि अगले हम तुमको तायात एक्सटेंशन दे देते हैं, हमारी हुकूमत बचा लो। और आपने खुद एक्नॉलेज किया कि आपने ये ऑफर की थी कि एक्सटेंशन का ही मसला है तो वो हम ही दे देते हैं। और डीजीआईएसआई ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया था। तो ये बात भी तय है कि आपने दोबारा बाजवा को एक्सटेंशन देने की बात की थी अपनी हुकूमत बचाने के लिए। सो ये है डेमोक्रेसी पाकिस्तान की।
आप आज अगर इलेक्शन करा देते हैं, इस वक्त इनके दिमाग में खन्नास घुसा हुआ है कि जी मुझे तो 2/3 मेजोरिटी मिलनी है, मैं मेरी राइट एक माहौल बना हुआ है, 2/3 मेजोरिटी मेरी आ जाएगी। जैसे ही मुझे 2/3 मेजोरिटी मिलेगी, मैं फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम डिक्लेयर कर दूंगा और मुल्क का सदर बन जाऊंगा अगले 5 साल के लिए, जैसे अर्दोगान ने तुर्की में किया। अब ये कीड़ा इनके दिमाग में घूम रहा, उसी तरह का कीड़ा जो हमेशा से इनके दिमाग में रहा है कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, और कर ये कुछ भी नहीं सके, ना हो सका, ना रियलिटी ऑन ग्राउंड ऐसी है। आप अगर इलेक्शन आज करा भी देंगे, 100 अरब रुपया लगेगा इलेक्शन कराने में। आप कहते हैं हमारे पास इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, पोर्ट पे खाने और चावल और प्याज और दालें फंसी हुई हैं, हमारे पास इंपोर्ट के पैसे नहीं है, और 100 अरब रुपया आप लगाएंगे सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए। फिर उस इलेक्शन कराने के बाद हर महीने 40-50 अरब रुपया खर्च करें, हर साल 40-50 अरब रुपया खर्च करेंगे ये एमएनए और एमपीएस को पालने के लिए। क्या ये रियासत अफोर्ड कर सकती है इस सारी गलाजत और इस सारी कमीनगी को और इस सारी खयानत को, जिनमें से, और ये पार्लियामेंट जो अभी बैठी हुई है, जिसने भी सारे लॉ तब्दील कर दिए पूरे पाकिस्तान के, नैब के कवानीन खत्म कर दिए, नैब को ही उड़ा दिया अपनी करप्शन बचाने के लिए, ये भी सब याद रखिएगा इलेक्टेड लोग हैं, पाकिस्तान के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। और आप कोई भी इलेक्शन करवा लें पाकिस्तान में, 2007 के इलेक्शन से लेकर आज तक आप देख रहे हैं इन्हीं लोगों के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन पार्लियामेंट में आते रहेंगे। चाहे आपको 2/3 मिले या आपको 1/5 मिले या 1/4 मिले, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी अपनी पार्टी में, इमरान की अपनी पार्टी में जितने लोग हैं, सिवाय चंद एक लौंडे जो उसने आसपास बेवकूफ से लड़के जो 10-15 साल से इसके साथ है, वाडा टाइप और वो गंडापुर और वो जो शहद की बोतल वाला और उस किस्म के जितने भी बच्चे इसने रखे हुए हैं अपने आसपास, बाकी सारी टीम इसकी वो थी जो पहले जरदारी की गवर्नमेंट में थी, उससे पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में थी, उससे पहले मुशर्रफ की गवर्नमेंट में थी। इसके पास तो लोग ही नहीं है। शाह महमूद कुरैशी जो इतना बड़ा चैंपियन बना हुआ है, किसका आदमी था वो? किसके साथ काम करता था? पुराना अमेरिका का आदमी है, हर गवर्नमेंट में बैठा होता है। आप जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी को ले लें, ये सब के सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंट्स हैं, ये सारे के सारे इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं जो बिठाए गए हैं। ये पार्टियां है, ये पार्टी है, काम इन्होंने वही करना है जो अमेरिका कहेगा नहीं करने के लिए। सो पाकिस्तानी कौम को बड़ा सीरियसली ये सोचना पड़ेगा कि अब आपके पास अब कोई टाइम नहीं रह गया। जमहूरियत के 3 अदवार आपने देख लिए हैं। 2007 से जमहूरियत चल रही है, 15 साल हो चुके हैं इस जमहूरियत को चलते हुए, और अब पाकिस्तान का हाल, ये ना कहें कि ये पिछले 10 महीने से आपकी हुकूमत खत्म कर दी, लिहाजा इसकी वजह से मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, या 1.5 अरब 2 अरब डॉलर के रिजर्व हमारे पास रह गए। ये हमेशा से इसी जमहूरियत में ऐसे ही होगा। पूरे पाकिस्तान का यही हाल इन्हीं लोगों ने किया है जो हर दौर में इक़्तिदार में रहे हैं, और इमरान के साथ भी यही थे। और जैसे कहा कि इस वक्त भी जिन लोगों की हुकूमत है वो इलेक्टेड लोग हैं, वो सड़क से उठाए हुए लोग नहीं है, बाकायदा निजाम के तहत इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट में आए हुए हैं। एक दफा फिर मैं पूरी कौम से ये बात कहूंगा कि तुम्हारे पास अब दोबारा इलेक्शन का मौका है ही नहीं। हम एक ऐसी स्टेज, पूरी दुनिया अब ऐसी स्टेज पे आ चुकी है, पाकिस्तान अब ऐसे मकाम पर आ चुका है, अब या तो आप एक तगड़ी मजबूत हुकूमत के साथ पाकिस्तान को संभालें, एहतसाब करें, अकाउंटेबिलिटी करें, रूथलेस, और ये जो पिछले 15 साल से हरामखोर पैसा खा खा के बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने मुल्क का, 100-200 अरब डॉलर मुल्क के निकाल के ले गए, और फिर सारे केसेस माफ करवा दिए पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी करके, इन सारों के केसेस दोबारा खुलवाए, और इनको फौजी अदालतों में इनको बहुत सख्त रूथलेसली इनको माशी दहशतगर्द डिक्लेयर करके उसी तरह इनके साथ सलूक करें जो आप अस्करी दहशतगर्द टीटीपी या बीएलए के साथ करते हैं। और ये काम फौजी अदालतों में होगा। इसी काम के लिए आपने जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया था तो आपने टीटीपी के खिलाफ फौजी अदालतें बनाई थी, जिसको सिविल निजाम ने उड़ा के रख दिया, फौजी अदालतों को चलने ही नहीं दिया, जजों ने और अदालतियों ने, वकीलों ने। मगर माशी दहशतगर्दी को भी आपको उसी तरह ट्रीट करना पड़ेगा जैसे आप अस्करी दहशतगर्दी को ट्रीट करते हैं। ये काम एक इलेक्टेड हुकूमत नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। आप मुझे बताइए, ये सारे चोर इलेक्ट होकर डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आप जाएंगे तो क्या ये कानून साजी करके माशी दहशतगर्दी के खिलाफ कोई कानून बनाएंगे? मतलब कोई पागल होगा जो ऐसी बात सोचेगा। ये तो वो करेंगे जो इन्होंने अभी किया, सारे केसेस माफ करवा देंगे, कानून ही तब्दील कर देंगे, पूरा निजाम तब्दील कर दिया इन्होंने कि अब प्रैक्टिकली
पाकिस्तान में किसी माशी दहशतगर्द को कोई सजा दी ही नहीं जा सकती। और ये 100-200 अरब डॉलर जो हड़प करके मुल्क से बाहर ले गए और मुल्क के अंदर जमा किए हुए इन्होंने, इनको माफ हो गए। ये दुनिया की तारीख में ऐसी कानून साजी कहीं नहीं हुई होगी जो पाकिस्तान की इलेक्टेड पार्लियामेंट ने की है। उससे पहले इमरान की हुकूमत थी, एक आदमी को सजा नहीं दिलवा सके ये पिछले 4 साल में, जो कि सारा इलेक्शन इस बात पर जीत कर आए थे कि हम इंसाफ और अदल और लूटा हुआ पैसा वापस निकालेंगे और 200 अरब डॉलर हम ले आएंगे और माहिर माइशात की मेरे पास इतनी बड़ी टीम है। डैम ऑल कुछ नहीं कर सके, कर सकते नहीं इस निजाम में। अब कहते मैं बेबस था, बेबस थे तो छोड़ क्यों नहीं दिया तुमने यार? बेबस थे तो उस वक्त क्यों नहीं बोला कि मैं बेबस हूं? उस वक्त क्यों कहते थे कि मैं अंडर कंट्रोल हूं, सब कुछ फौज और आर्मी मेरे तहत है और मैं एक सफे पे हूं? उस वक्त क्यों नहीं बोला? निकाल देने के बाद क्यों कहते हो मैं बेबस था? बात ही कि सिस्टम आपको चलने ही नहीं देगा। आपकी पहले तो आप में कैपेसिटी नहीं है, ना तो आप अर्दोगान है, ना आप टीपू सुल्तान है, आप बहादुर शाह जफर भी नहीं है एक्चुअली, या आप कुछ भी नहीं है। यानी अस्तगफुरुल्लाह, अपने आप को आप शायद बहादुर शाह जफर हो, वो भी आखिर में बेचारा निकाल के ज़लील ख्वार हुआ था सड़कों पे, मुझे क्यों निकाला? आप भी यही कर रहे हैं। तो एक दफा अच्छी तरह सोच लें, इलेक्शन कराने का मतलब मुकम्मल तबाही है। सारी पार्टीज आजमाई जा चुकी हैं, मुल्क के पास वसाइल ही नहीं है। हम दोबारा इस निजाम को, इस करप्ट पार्लियामेंट को, इस करप्ट एंग्लो सैक्सन सिस्टम को, इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को नहीं चला सकते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी है, इकोनॉमिक डिफॉल्ट भी है, दुश्मन भी हमला करने के लिए आ रहा है हमारे सर के ऊपर। मैं एक दफा फिर पाकिस्तान के अहले इक़्तिदार को कहूंगा, मेरा काम अजान देना है, कोई सुने ना सुने, ये कौम भुगतेगी अपना अंजाम फिर खुद। मेरा काम अजान देना है, इख्तियार मेरे हाथ में नहीं है। मैं नसीहत कर सकता हूं, वो मैं कर रहा हूं। और एक बात, अल्लाह का फजल है, 15 साल से मुझे मीडिया पर हो गए, एक बात में यू टर्न नहीं है मेरा। जो बात 2007 में कही थी वो आज कह रहा हूं कि पाकिस्तान का ये निजाम नहीं चल सकेगा। हमें एक टेक्नोक्रेटिक केयरटेकर गवर्नमेंट चाहिए जो पहले एहतसाब करे फिर इंतखाब करे, पहले एहतसाब करे फिर निजाम तब्दील करे फिर इंतखाब करवाइए आप उस नए निजाम के तहत, ताकि ये नापाक और गलीज सियासी जमातें और इनके नापाक और पलीत कॉकरोच जो इसके अंदर बैठे हुए हैं, ये दोबारा पार्लियामान में ना आ सके। जब आप एहतसाब करेंगे तो कई 100 अरब रुपया, खरबों रुपया, अरबों डॉलर आप निकाल देंगे इन चोरों के वजूद में से। आपको ना IMF से कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी, ना मुल्क डिफॉल्ट करेगा। आपको मुल्क के अंदर लूटा हुआ पैसा निकालना है। आपको शरीयत का सिर्फ एक हुक्म नाफिज करना है। शरीयत की बरकत देखें, आप पूरी शरीयत नाफिज करने की जरूरत आप में ना भी हो, एक हुक्म नाफिज कर दें कि चोर का हाथ काट दो, बस। आप देखें इस मुल्क में कितने MNAs और MPAs और जजेस और जनरल्स और ब्यूरोक्रेट्स और मीडिया वाले टुंडे घूम रहे होंगे बगैर हाथों के। सिर्फ आपको एक अल्लाह का हुक्म नाफिज करना है, और देखें मुल्क में दौलत के खजाने उबलना शुरू हो जाएंगे। सब खुद निकाल निकाल के देंगे। करके देख लें, चोर के हाथ काटें, देखें फिर क्या होता है। अल्लाह ने जब ये फरमाया कि क़िसास में तुम्हारी जिंदगी है, जब कोई कत्ल करता है तो उसे कत्ल करो, उसको माफ ना कर दो, उससे माशरे में फसाद फैल जाता है। जब कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काटो, इसमें जिंदगी है माशरे की। आपको एक सख्त अदालत चाहिए। ये हमारे जुडिशल सिस्टम ये काम नहीं करेगा, फौजी अदालतों को करना पड़ेगा। आप इस मुल्क को स्टेबलाइज करें, पहले इस मुल्क का निजाम तब्दील करें और फिर इलेक्शन कराएं 3 साल के बाद। कोई कयामत नहीं आ जाएगी कि अगर 3 साल तक अच्छी मोहब्बत, मुहिब्बे वतन, प्यार करने वाले समझदार लोगों की एक टीम आए जो पाकिस्तान का निजाम चलाए। हफीज शेख जैसे लोग, शब्बर जैसे लोग, मोइन कुरैशी जैसे लोग, इस किस्म के लोग इंपोर्ट करके ना बिठा दें। क्योंकि अब फिर जाहिर है जब ये आइडिया फ्लोट किया जाता है कि टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो फॉरेन इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट मोबिलाइज हो जाती है और वो अपनी पसंद के लोग बिठाना चाहते हैं कि जो बेसिकली अनइलेक्टेड एजेंट्स हो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के। शौकत अजीज तो मोइन कुरैशी तो शब्बर जैदी तो बाकर रजा, मतलब आप जिसका नाम लें ये सारे इकोनॉमिक हिटमैन थे, ये सारे माशी दहशतगर्द थे जो बाहर से लाके इंपोर्ट करके लगाए गए। हर हुकूमत ने लगाए, मुशर्रफ ने भी लगाए, जरदारी ने भी लगाए, नवाज ने भी लगाए, इमरान ने तो सारे ही लगाए। सारी टीम ही इमरान की इकोनॉमिक हिटमैन थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंट्स थे। जो तबाही पाकिस्तान की इमरान ने की है, एक्चुअली वो जरदारी और नवाज ने मिलकर भी नहीं की थी जितनी इस एक हुकूमत ने की है। क्योंकि ये ट्रॉयका मिल गया था पूरा, बाजवा भी शामिल था इसमें, फैज भी था, इमरान भी था। सो अब आपकी मर्जी है, आप इलेक्शन कराएं, यही गलाजत होगी, उबलती रहेगी ये गलाजत। यही कमीने, चोर, डाकू, फसादी डिफरेंट कॉम्बिनेशन में पार्लियामेंट में आ जाएंगे। सिंध जरदारी के पास ही रहेगा,
बलूचिस्तान किसी के पास नहीं होगा, आज भी जैसे किसी के पास नहीं है बलूचिस्तान को, तो अब है ही नहीं कोई गवर्नमेंट वहां पे, क्या करे, इसीलिए सारी आपे से बाहर हुआ हुआ। सरहद में थोड़ी सी शायद इमरान को वोट मिल जाए, पंजाब डिवाइड होगा, क्या फायदा होगा, क्या हुकूमत बनेगी? आपको 2/3 तो नहीं मिलने वाले, यू विल नॉट गेट 2/3 मेजोरिटी, अगर इमरान ये समझ रहा है तो, और कि वो पावरफुल एक प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, स्पेशली उस वक्त कि जब कोई आपके लिए धांधली भी नहीं करेगा। 2018 में की गई थी आपके हक में धांधली, बाजवा और फैज ने की थी, आपने करवाई थी, यही डील थी आपकी सारी, और यही डील आप आगे भी चलाना चाहते थे, जिसके नतीजे में सारा एनआरओ दिया गया है, जरदारी को भी और नवाज को भी, इनके केसेस खत्म करवाए गए, इसलिए उनसे वोट लिया गया पार्लियामेंट से कि भाजपा को एक्सटेंशन दी जाएगी, उन्होंने पूरी कीमत वसूल की इसकी, और आपकी इस ख्वाहिश ने कि अगले 5 साल आपको मिलेंगे, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। बाद में झगड़ा हुआ, सिर्फ बात हम कर चुके हैं प्रोग्राम उसके ऊपर, एक्सटेंशन प्रमोशन का झगड़ा था खाली, जिस पर आपने आखिरी सेकंड पे लास्ट डिच वाजपेयी को फिर ऑफर की कि मैं तुम्हें 5 साल और देता हूं या 10 साल और देता हूं, हमारी हुकूमत बचा लो, मतलब रिश्वत के तौर पर, जिस वाजपेयी को आज आप गद्दार कह रहे हैं। सो आई फिनिश इट हियर। पूरा आर्गुमेंट मैंने बिल्ड कर दिया यार, ये 2007 का आइडिया, ये कोई अमेरिकन आइडिया नहीं है, अभी एक एनवायरमेंट बिल्ड की जा रही है कि जी वॉशिंगटन ये आइडिया दे रहा है कि टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट लाया और इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि 2007 से मैं एक ही बात पर कायम हूं कि पाकिस्तान में इलेक्शन रुकवा कर 3 साल के लिए टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट लाए, पेट्रियोटिक लोग लाए। पाकिस्तान के अंदर इंतहाई मुहिब वतन लोग मौजूद हैं जिन्होंने सारी जिंदगियां पाकिस्तान पर खर्च की हैं, जो के फ्लॉलेस लोग हैं, जिनका वजूद, जिनका किरदार बताता है कि ये पाकिस्तान के लिए जांबाज लोग हैं। पूरा पाकिस्तान में बिखरे हुए हैं, हजारों सैकड़ों बिखरे हुए हैं। सिर्फ ये कि वो सियासी जमातों में आपको नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान की आर्मी को जुडिशरी के साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, somebody has to decide, जिसके पास इख्तियार है कि मुल्क हालत, आपने बाजवा को एक्सटेंशन देते हुए बहाना किया था कि जी मुल्क हालत जंग में इसलिए बाजवा को एक्सटेंशन दी जा रही, बकवास करते थे आप, कोई हालत जंग में उस वक्त नहीं था, कोई ऐसे क्राइसिस नहीं बचा हुआ था। अब तो जेन्युइन रीजन है कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस आ रहा है, जो इंडिया के साथ हमारी जंग सर पे रखी है, मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है, दहशतगर्दी दोबारा उठा दी आपने पूरे मुल्क के अंदर, ऐसे में इलेक्शन कैसे करा सकते हैं? और अगर आपको बहुत शौक है कराने का तो सिविल इदारों से कहें कि इलेक्शन करा दे। फौज का काम नहीं है इलेक्शन कराना, ना फौज का काम है इलेक्शन की डेट देना, ना फौज का काम है सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करना, ना फौज का काम है इलेक्शन कमीशन से आपके कागजात नामजदगी पास करवाना। आप सिविलियन इदारों के जरिए सारे काम करवा लें अगर करवा सकते हैं तो। और जाहिर है कि आपको पता है जो सिंध में इलेक्शन हुए भी आपने देखा है, बल्दियाती इंतखाबात, वहां पर क्या हाल हुआ था, सिर्फ इसलिए कि फौज ने दखल नहीं दिया। और फौज अगर आइंदा इलेक्शन में दखल नहीं देगी, यकीनन नहीं देगी, तो फिर वही होगा जो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में हुआ था। आप साफ हो गए थे वहां से, और आप, क्योंकि धांधली हुई हर लेवल पर, लेकिन पाकिस्तान का निजाम ही है ये, धांधली होती है, इसमें धांधली के बगैर ये चल ही नहीं सकता। और अगर सब कुछ इलेक्शन साफ भी हो जाए तो आखिर में जो आपके कैंडिडेट जीतते हैं उनको खरीदो फरोख्त करके, जैसे आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन में हुआ था, आपके बंदे खरीद के तोड़ के ले जाएंगे वो। अल्टीमेटली तो वही आखिर में तो यही होगा, फिर आपके पल्ले फिर भी कुछ नहीं आएगा, और फिर मुल्क वहीं खड़ा होगा जहां आज खड़ा है। एक मिक्स प्लेट पार्लियामेंट होगी जिसमें कमीनों की अक्सरियत होगी और वो आपस में एक दूसरे के गले काट रहे होंगे और मुल्क को डुबो रहे होंगे, जैसे आज हो रहा है। यही अगली पार्लियामेंट भी करेगी, क्योंकि यही पिछली पार्लियामेंट ने भी किया था और यही उससे पिछली पार्लियामेंट ने भी किया था, क्योंकि यही लोग थे उसी पार्लियामेंट में, कोई नया आदमी नहीं था। लिहाजा होश के नाखून लें, अब चांस नहीं है आपके पास। पाकिस्तान को अगर मजबूत मरकजी हुकूमत फौरी तौर पर न मिली तो फिर आप जाने, अल्लाह जाने, आपका नसीब जाने। हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे हर हाल में, लेकिन जो फसाद और अनारकी मचेगा, फिर शिकायत ना करना कि यार हम पे ये मुसीबत इसकी वजह से आ गई और उसकी वजह से आ गई। ये कौम की इज्तिमाई बदअमाली होगी, पूरे निज़ाम की, तमाम अशराफिया की और इदारों की, कि नविश्ता दीवार पढ़ने के बजाय उसी जमहूरी गलाजत में लुथड़ते चले गए कि आखिरकार जाके गर्क हो गया पूरा मुल्क। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। भारत बिल्कुल तैयार बैठा है, दहशतगर्दी सर पे आ चुकी है, इकोनॉमिक डिफॉल्ट सर पे खड़ा हुआ है, मुल्क इंतशार और मुंतशिर है बिल्कुल। ऐसे में आपको एक मजबूत मरकजी हुकूमत, ये इमरजेंसी से ज्यादा इमरजेंसी हो ही नहीं सकती कोई। इमरजेंसी लगाने का वक्त है, ये काम तो सालों पहले कर देना चाहिए था कि इमरजेंसी लगा के टेक्नोक्रेटिक केयर टेकर गवर्नमेंट मजबूत, जिसमें मैं कहूं जनरल राहील जैसे लोग, जनरल रिजवान जैसे लोग, यानी आप पेट्रियोटिक लोग पाकिस्तान के, गुलाम इसा खान जैसे लोग, कि जिन्होंने जो वापडा के चेयरमैन और मुल्क के सदर बने जाके, इवन फारूक लगारी जैसे लोग, वो समझदार लोग थे। ये आपको ऐसे लोग पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे क्या? 15-20 लोगों की टीम इकट्ठी करें, मिक्स फौजी, सिविलियन, बेहतरीन लोग माशरे में से उठा के, एंड लेट देम स्टेबलाइज द कंट्री फॉर 3 years। ये मेरी नसीहत है पाकिस्तानी कौम को, सियासत जमातों को।
अशराफिया को, मीडिया को होश के नाखुन लो। ना सुनोगे बात तो फितरत का ताजियाना बहुत सख्त आएगा, बात मान लोगे तो खैर हो जाएगी। इसके अंदर पाकिस्तान की तो खैर है इंशाल्लाह। पाकिस्तानियों को बड़ी मार पड़ेगी, उनकी गुस्ताखी, बेअदबी, अल्लाह से नाफरमानी की। आपने जो वादा अल्लाह से किया था पूरा नहीं किया। यही बात हम कर रहे हैं कि इस जमहूरी निज़ाम में खैर नहीं है। अल्लाह का दीन नाफिज करने में खैर है, शरीयत नाफिज करने में खैर है। और शरीयत और दीन और अल्लामा इकबाल का पैगाम इस जमहूरियत के खिलाफ है। इसको न चला नुकसान हो जाएगा। मुल्क को सदारती निज़ाम की ज़रूरत है और वो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से सदारती निज़ाम नहीं निकलेगा। कहीं ना कहीं इस निज़ाम को रोक कर हमें सख्ती करनी पड़ेगी, एक एग्रेसिव इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, चाहे वो जुडिशरी करे, चाहे वो आर्मी करे, चाहे मिलके करें। लेकिन आपको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, आपको नया निज़ाम चाहिए, एक नई हुकूमत चाहिए, ताकि आइंदा जब इलेक्शंस हो तो मुल्क में ऐसा सदर मुंतखब हो कि जो इस तरह नापाक और पलीत ना हो जैसे आज पाकिस्तान पर ये नापाक लोग मुसल्लत हैं। दुनिया में ज़्यादा वक्त अब हमारे पास नहीं है। दुनिया तबाही के किनारे पे खड़ी हुई है और हम उस दुनिया के दरमियान में। पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। पाकिस्तान की सियासी जमातों के बस का काम ही नहीं है इस पाकिस्तान को संभालना, चाहे आप 10 इलेक्शन करा लें। अल्लाह पाकिस्तान का हाफिज और नासिर और मालिक हो। पाकिस्तानी कौम गज़वा हिंद की तैयारी करे, दुश्मन बिल्कुल सर पे रखा हुआ। ये कोई चूरन नहीं है जो हम बेच रहे हैं। जब भारतीय फौजें तुम्हारे दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल होंगी, उस वक्त तुम उनको कहना कि ज़ैद हामिद जो चूरन बेचता था हम उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। उस वक्त तुमको लग पता जाएगा ठीक से। अल्लाह से डरो और ये न करो जो तुम इस वक्त कर रहे हो। तुम लोग अल्लाह के दीन की तरफ आओ, इस नापाक जमहूरियत को छोड़ो, ये तुम्हें हलाक करवा देगी। अल्लाह पाकिस्तान का हाफिज और नासिर और मालिक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।